सो हाई लवली पीपल, कैसे हो आप लोग। आज मैं करने वाला हूँ अपनी बजाज पल्सर RS 200 बम्बल बी का रिव्यू। दिस इज़ द BS3 पल्सर RS 200 येलो कलर में आप देख सकते हैं गाइस। दिस इज़ द बजाज पल्सर RS 200। लुक एट इट। यार गाइस, ये जो येलो कलर था ये स्टार्टिंग के ही वेरिएंट्स में आता 2015 में ही। जैसे ही BS4 इन्होंने कंटिन्यू किया 2016-17 में, येलो कलर की स्टार्टिंग से शॉर्टेज रहती थी। ये बंद कर दिया बजाज वालों ने। एंड इस येलो कलर के बारे में आपको मैं एक और फैक्ट बताना पाऊँगा कि जो इसकी फेयरिंग आती थी ना, वो लाइक ये जो टैंक कवर है, अगर ये टैंक कवर जो था प्लास्टिक का, अगर आप दूसरे कलर्स में लो तो वो आपको पड़ता था 1200 या 1300 के आसपास। एंड येलो का अगर आप मंगवाओ तो वो पड़ता था 1700 के आसपास। येलो कलर जो था बजाज वालों को थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। और जो बजाज वालों की अभी प्रोजेक्ट बाइक चल रही है पल्सर SS 400 या RS 400 आप उसको कह लो, जो 400 सीसी का ऐसी स्पोर्ट्स बाइक आएगी जो KTM 390 वगैरह की एकदम वो आएगी, राइवल्स। उसके लिए उन्होंने येलो कलर जो बचा के अभी तक रखा हुआ है। दिस इज़ द बाइक। मैं अब आपको उसके बारे में हर चीज़ कहूँगा। सबसे पहले स्पेक्स से शुरू करते हैं। गाइस, इसमें आपको मिल जाता है 200 सीसी 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड पेट्रोल फ्यूल इंजेक्शन इंजन। इसमें आपको 3 स्पार्क प्लग मिल जाता है, जो बजाज का अकेले का पेटेंट है। KTM में आपको सिर्फ 1 स्पार्क प्लग मिलता है, और इसमें इसके इंजन में आपको मिल जाते हैं 3 स्पार्क प्लग। और यहाँ पे लिखा भी होता है ट्रिपल स्पार्क, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसमें लग जाते हैं एक यहाँ पे और एक ऊपर और एक साइड पे, उस साइड 3 स्पार्क प्लग लगते हैं। एंड ये इंजन जो है ये प्रोड्यूस करता है 24.5 bhp की पावर एंड 18.4 Nm का टॉर्क निकालता है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं पीछे मिल जाता है नाइट्रॉक्स मोनोशॉक, जो कि इसका 2 बार ही लीक हो गया। एक बार ही मैंने पहले ठीक कराया था, अब मैं इसको चेंज करने वाला हूँ रिसेंटली, बस 1-2 हफ्ते में ही। मैंने ले लिया, बस मैं उसका वेट करूँ सही टाइम पे लगाऊँ। एंड चेन अभी तक इसकी चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये 20,000 के आसपास ही चली, क्योंकि काफ़ी कम मतलब चलाई हुई बाइक है ये। क्योंकि मैंने 1 साल चलाई, फिर लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद अब मैंने इसको 8-9 हज़ार चलाया है 2021 में ही। दिस इज़ द बाइक। एंड इसकी ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट होती है। बाइब्री की ब्रेक्स मिल जाती है, बट KTM में इससे ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स मिलती है, क्योंकि उसमें आपको मिल जाता है फिक्स्ड कैलिबर, जिसमें 2 पिस्टन यहाँ पे होते हैं और 2 पिस्टन यहाँ पे होते हैं। बट इसमें फ्लोटिंग कैलिबर मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें मिल जाती है आपको 2 पिस्टन वाली फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक। थोड़ी चीप होती है, बट ये वाली जो डिस्क ब्रेक है ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसमें पेडल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, एज वेल एज बड़ी भी है, आपको ग्रिप अच्छी मिल जाती है। बजाज ने इस बाइक को रीजनेबली अगर इसको प्राइस करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले USD फॉक्स ने दिए। दूसरी बात, फिक्स्ड कैलिपर वाले डिस्क ब्रेक नहीं, कैलिपर्स नहीं दिए। और उसके बाद 180/17 का टायर दिया, जो KTM देती है आपको 110/70 R17 देती है, क्योंकि वो रेडियल टायर होते हैं और 110 क्रॉस सेक्शन का होता है, तो वो ईजिली 1000 रुपये से ईजिली महंगा होता ही होता है। बजाज स्टॉक देती है इसके साथ MRF के टायर। दोनों टायर इसके चेंज है। अभी डले C8 का जूम एक्सेल फ्रंट में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है रेडिएटर। नॉर्मल सस्पेंशन मिल जाता है, बट ये सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। इवन ये ज़्यादा रिलायबल होता है, बिकॉज KTM की सस्पेंशन जब लीक करते हैं एकदम से ऑयल बाहर रहता है, और अगर इनकी सील लीक करे तो इनको बहुत टाइम लगता है बाहर आने में। सामने की तरफ आपको पूरा LED सेटअप मिल जाता है, LED इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं। ये हाई बीम का प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, ये लो बीम का है। दिस इज़ ऑल LED। यहाँ पे आपको मिरर से मिल जाता है, जो ये हटा रखे हैं मैंने। सामने की तरफ एक वाइजर मिल जाता है। ये एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ये ऐसा हो रखा हुआ, मैंने ठीक नहीं कराया, बिकॉज इंश्योरेंस में सब चीज़ें क्लेम नहीं हो पाती अब। उसके बाद दिखा दो इसका स्पीडोमीटर। गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाता है RPM मीटर, यहाँ पे ओडोमीटर वगैरह मिल जाता है, एंड स्पीडोमीटर। ये जो एनालॉग वाला और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है मेरे अकॉर्डिंगली, किसी भी सुपर बाइक में भी अगर आप देख लो तो दिस इज़ इट। बाकी आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिन पे हर कंट्रोल पे लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट। तो दोनों साइड मैंने मिरर से लगवा रखे हैं। बाकी ये कुछ बाइक, दिस इज़ इट। और साथ ही साथ आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाती है, सिंगल फ्लोटिंग कैलिपर वाली। दिस इज़ इट। और पीछे आपको जो बजाज देते हैं वो 130 क्रॉस सेक्शन का टायर देते हैं, और KTM देती है 150 क्रॉस सेक्शन का टायर। अभी मैंने लगा रखा है अपोलो के अल्फा S1 140/60 R17। तो स्टील बेल्टेड रेडियल टायर्स है, एंड मोनोशॉक इसका बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है, क्योंकि लीक मार जाता है काफ़ी बार यहाँ से।
और ये कुछ इसका लाइट सेटअप। बाकी सीट्स होती है इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इवन KTM से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और पतली होती है। सो मैंने इनको मॉडिफाई करा के सोफ़ा सीट्स लगवा रखी है, आप देख सकते हैं गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसमें मैंने K2K की राइड भी की थी और मैं बिल्कुल भी थका नहीं। बट उस टाइम मैंने यहाँ पे एयर बैग भी रखा था बीच में, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ नहीं किया वो मैंने, क्योंकि उससे जो राइडिंग हाइट होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो कॉर्नर्स या थोड़े रफ एरिया होते हैं वहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस होने का चांस होता है। बाकी हाईवे में कोई दिक्कत नहीं आती। और बॉडी वगैरह जो इसका प्लास्टिक की क्वालिटी कुछ खास नहीं है, क्योंकि फिट एंड फिनिश में बहुत दिक्कत आती है बजाज की बाइक्स में, और इसमें भी वो चीज़ आई क्योंकि जो प्लास्टिक है उन्होंने इतना ओवरडन किया कि मतलब इतना ज़्यादा स्टाइल देने की कोशिश की कि वो सारा खोलने में और निकालने में काफ़ी ज़्यादा उसमें वाइब्रेशंस आ जाती है, क्योंकि गैप्स बन जाते हैं। बाकी ये इसका कूलेंट डलता है यहाँ से, और 13 लीटर का फ्यूल टैंक का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है गाइस वो ये है कि आपको 13 लीटर अगर आप फ्यूल टैंक फुल करा देते हो तो आप इजीली 350 किलोमीटर्स मज़े से चला सकते हो। उसके बाद ही आपको टैंक मिलेगी, ज़रूरत पड़ेगी। सो उसकी वजह से आपको कभी भी बीच में तकलीफ नहीं होती गाइस इस बाइक में। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो स्पोर्ट्स टूरर जैसे, प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरर तो नहीं कहूँगा मैं, बट काफ़ी हद तक आपके जो हैंडल बार है वो RC या फिर R15 की तरह एकदम नीचे नहीं है, जिसकी वजह से आपको अपने जो आर्म्स होते हैं उन पर दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। सो दिस इज़ इट ऑल अबाउट माई पल्सर RS 200। यहाँ पे टैंक पैड्स के साथ आपको ग्रिप से मिल जाती है। सो ये सब स्टॉक है इस बाइक में। सो तो सबसे बढ़िया बात है बाइक जो है वैल्यू फॉर मनी, अगर आप कोई भी इससे कंपैरिजन में अगर आप कोई भी बाइक कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी थी। और उस टाइम पे ये 1,30,000 का ABS वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ था एक शोरूम प्राइस, और आज ये 180 के आसपास जाता है, बिकॉज उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आई है, ड्यूल चैनल ABS, एंड दैट इज़ BS6। मतलब फ्यूल के ही नॉर्म से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही फ्यूल इकॉनमी में और ना ही आपको फ़ायदा होगा पावर में, उल्टा पावर डिक्रीज़ होगी है। जो BS3 वो अपनी जानी जाती है रॉ पावर के लिए, और मैंने इसमें अभी तक कुछ भी जो बहुत ही मेजर चीज़ होती है कोई भी चेंज नहीं कराई, बस सस्पेंशन में प्रॉब्लम है इसके। तो आपको पता कैसे चलेगा कि सस्पेंशन लीक हो गया, तो आपको क्या करना है कि बाइक को सीधा करना है, और अभी मैं दबाऊँगा तो बाउंस करेगी। तो इससे बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सस्पेंशन लीक हो गया, और यहाँ पे लीक हुआ भी तो आपको दिख भी जाएगा। बाकी मडगार्ड एंड एवरीथिंग इज डूइंग इट सो वेरी परफेक्ट। 9 टीथ होते हैं और उसमें 41 टीथ की वजह से आपको टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है एंड टॉप स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी फेयरिंग वाली बॉडी है तो विंड ब्लास्ट को काफ़ी अच्छे से ये कट करती है। सो दिस इज़ इट। बाकी राइडिंग पोस्चर वगैरह जो वो बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको ज़्यादा पेन नहीं होती, अदर जस्ट लाइक अदर जो स्पोर्ट्स बाइक आ जाती है R15 एंड KTM एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ द बाइक, लुक एट इट। तमिलनाडु है, हाँ हाँ, चला के लाया हूँ मैं तमिलनाडु से 3000 किलोमीटर। दम क्या, बाइक में दम होना चाहिए, बंदा तो कर ही लेता है। 3000 किलोमीटर चलना कोई आसान बात नहीं, वो भी है। सो गाइस मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका पूरा लाइट टाइप का सेटअप। सो ये हो जाती है डिम लाइट, जिसमें आपको दिख जाएगा नॉर्मल DRLs लाइट अप हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला ख़राब हो रखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ फुल लाइट ऑन करके। तो गाइस ये है इसकी लो बीम और ये इसकी हाई बीम। तो दोनों प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प्स है आपको हाईवे पे रात को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती इस बाइक में। बाकी हो गया बाइक अभी थोड़ी देर के लिए बंद, क्योंकि फ्यूल में थोड़ा अभी कम है। बाकी ये देख सकते हैं आप, पीछे आपको मिल जाती है LED टेल लाइट। सो ये डिज़ाइन भी जो है काफ़ी यूनिक है इसमें, और LED सारी लाइट्स मिलती है, तो लाइट्स का जो आपको बैटरी या ड्रेन होने का चांस सबसे कम रहता है इस बाइक में। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट RS 200। सो गाइज इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है पल्सर RS 200 की, सबसे अच्छी बात है कि आप इसको 90 to 100 110 पे बहुत इजीली आप इसको क्रूज़ कर सकते हैं हाईवेज़ पे। जो इसका स्वीट पॉइंट है वो 100 और 98 के आसपास रहता है। इस पर आप काफ़ी इजीली अपनी लॉन्ग राइड्स पे हाईवे पे इस बाइक को चला सकते हैं। सो इस बाइक की सबसे खास बात यही है कि आप इसमें टूरिंग और हर चीज़ अपनी डे टू डे यूज़ में भी कर सकते हैं। बट जो सबसे बुरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको मोड़ने के लिए जो एक बाइक एक चक्कर में मुड़ जाती है, इसमें कम से कम भी 2 से 2.5 चक्कर लग जाते हैं आपको आगे पीछे करने में, तब जाके आप कोई छोटी सी गली या उस जगह से निकल पाती है। गाइस दूसरी बात जो सबसे घटिया बात लगती है मुझे पल्सर RS 200 के बारे में, वो ये है कि इसमें वाइब्रेशंस बजाज के इंजन में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आपने यामाहा या होंडा की बाइक चलाई है तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ फील होएगी ऑन एवरी टाइम यू राइड दिस बाइक। सो ये एक बहुत बुरी बात है, इसका जो इंजन है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, और जो चेसी डिज़ाइन है वो अच्छी है चलाने में,
कॉर्नरिंग करने में, बट आपको फील वाइब्रेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अपने फुट पैक्स और हैंडल बार्स पे बीच बीच में, अगर आप एक होंडा बाइक से या यामाहा की बाइक से कंपेयर करते हैं। गाइस एक और इसकी घटिया बात ये है कि आपको जो बाइक को आप सिटी में जब चलाएंगे तो आपको क्लच का और गियर का जब चेंज करना बहुत ज़्यादा ऑफन करना पड़ेगा, और इसमें जो लो एंड टॉर्क का वो भी कम है। तो आपको एवरी टाइम 200 सीसी की बाइक में भी अगर आपको क्लच रिलीज़ करते हो तो आपको बाइक चलाने के लिए एक्सीलेटर देना ही देना पड़ेगा। तो उसमें टॉर्क इतना अच्छा नहीं है कि आप इजीली क्लच पे लिफ्ट कर लो सिटी में, क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं मूव होती क्लच पे, आपको एक्सीलेटर देना ही पड़ता है बिल्कुल लाइट सा। ये एक बहुत बुरी बात है इसकी। और उसके बाद बुरी बात ये है कि इसमें गियर जो आपको बार बार बदलने पड़ते हैं। सो जो गियर्स है वो टॉल है, बट वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर को जहाँ पे सेकंड गियर यूज़ कर सकते हो वहाँ पे थर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज गाड़ी आपकी जर्क मारेगी, बिकॉज इसमें टॉर्क की कमी है। जैसा आपने बुलेट या FZ25 में देखा होगा, उसमें आप इजीली आप थर्ड गियर पे भी 20-25 की स्पीड में चला सकते हो, बट इसमें बहुत दिक्कत आती है वापस पुल करने में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। सो इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का, और जो माइलेज है इसकी ईजिली आप 35 to 40 हाईवेज पे निकाल लोगे, और सिटी में आपको 33 के आसपास हमेशा मिली ही जाती है। अच्छी बात, अगर आप RS200 को ले रहे हैं कि स्टंट यूज़ मारने के लिए, तो बिल्कुल भी अच्छी बाइक नहीं है, क्योंकि ना ही आप इस पर एक अच्छी व्हीली मार पाओगे और ना ही आप इसमें एक अच्छी स्टॉपी मार पाओगे बिकॉज ऑफ इट्स वेट। इसका वेट जो काफ़ी फ्रंट में है, जिसकी वजह से स्टॉपी मारते हुए आपको लगेगा कि आपके सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, और काफ़ी बारी बचती नहीं है, आपका ABS किक इन हो जाएगा, और ABS अगर आप उतार भी दो उसके बाद भी स्टॉपी में दिक्कत आती है, बिकॉज ये बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है तो इजीली रोल नहीं हो पाती स्टॉपी में। और दूसरी बात है व्हीली मारना, तो उस पर बहुत नामुमकिन का काम है। अगर आप एक प्रॉपर स्टंट राइडर हो तभी आप मार पाओगे इस पर व्हीली, बिकॉज इस पर व्हीली मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइज। जिन लोगों के पास RS200 है वो सबको पता ही होगा। गाइज एक बहुत अच्छी बात, इसकी जो पूरी फेयरिंग है वो इस पर टिकती, जैसा आप देख सकते हैं मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिस पे ये फेयरिंग ने पूरी बॉडी को बचा लिया। तो जैसे आपकी बाइक गिरती है तो ये सारा वेट जो इस फेयरिंग का इस वाले पार्ट पर रहता है, तो ये पार्ट सेपरेटली भी मिलता है और आप इसको लगा सकते हो। बट आई डोंट नो इसके लॉक टूट जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बट इसको अलग से भी आप 200-300 रुपये का खरीद के नया लगा सकते हो। दोनों साइड आपको ये मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो फेयरिंग है वो दोनों साइड बच जाती है, तो आपको बाइक के स्लाइडर्स नहीं लगवाने पड़ते। एंड गाइज अब एक लास्ट में अच्छी नहीं, अब एक सबसे बेकार बात आपको बताना चाहूँगा इस बाइक के बारे में, कि इसके स्विचेस तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे, बट इसके स्विचेस में और वायरिंग में काफ़ी ज़्यादा रस्ट आते हैं। बिकॉज बजाज की बाइक्स में ये सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया कि इनकी बाइक्स की जो वायरिंग होती है वो जल्दी ज़्यादा रस्ट पकड़ जाती है, एंड उसकी वजह से आपको वायरिंग में प्रॉपर कनेक्शन नहीं जाता काफ़ी बारी, एंड आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। एंड FI बाइक होने की वजह से ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती अगर आपकी वायरिंग में इशू आ जाए, बिकॉज आपका पूरा FI सिस्टम फेलियर हो जाता है। सो गाइस इसी वीडियो के साथ साइनिंग ऑफ, फिर से मिलते हैं किसी और रिव्यू पे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, हैव अ गुड डे।